जीएस मंथन के साथ पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है करंट अफेयर्स के बारे में। ये पहली वीडियो है। आपको मैं वीकली जो है करंट अफेयर्स की वीडियो आपको दिया करूँगा, लेकिन बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ। डेली करंट अफेयर मैं आपको नहीं दे सकता अभी, क्योंकि एनालाइज ज़्यादा करना पड़ता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली रोज़ नहीं आ सकते हैं। तो अगर आप मानते हैं, अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको इस करंट अफेयर वीडियो में दे रहा हूँ, तो उस 10 क्वेश्चन से आप 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। हर चीज़ का हमने बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है। आप एक बार वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप आगे बढ़ाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो भारत के नए उपराष्ट्रपति जो बिल्कुल अभी बने हैं, इनमें से कौन से हैं? तो अगर हम थोड़ा-सा बात करते हैं, तो ये हमारे टोटल उपराष्ट्रपति भारत में रह चुके हैं। 1952 से ये बनने स्टार्ट हुए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और अभी जो बने हैं उनका नाम है श्री पी राधाकृष्णन, जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं हमारे। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, थे इस टाइम, और राज्यसभा में सभापति भी थे। जो टोटल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल जो है 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। 5 साल ये अपने पद पे बने रहते हैं और ये एकदम से नहीं हटते हैं। अगर जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करे, तब तक ये कार्यभार इनका चलता है। चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य चुनाव में हिस्सा लेते हैं और जो चुनाव प्रणाली होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ही चुने जाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इनसे पहले जो थे वो थे धनखड़ थे और पहले आपको मैंने बता ही दिए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो कितने समय तक रह सकता है? वो 6 महीने एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। अब तक ऐसा हो चुका है कि 7 उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुके हैं। इनके मैंने थोड़े से फैक्ट बाद में लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ऐसे दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका आंसर हुआ सीपी राधाकृष्णन। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब होता है 95% पॉपुलेशन उस राज्य की साक्षर हो जाए, उसे हम पूर्ण साक्षर बोलते हैं। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये स्टार्ट किया था यूनेस्को ने। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में हमारा। ये फाउंड हुआ था 1945 में और 1946 में इंडिया इसका मेंबर बना था। किसका? यूनेस्को का। यूनेस्को हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये इंटरनेशनल साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी किसने स्टार्टिंग करी थी? यूनेस्को हमारा एक चीज़ और जारी करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट। ठीक है, तो अभी जो 2025 में पूर्ण साक्षर राज्य हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी शिमला है। इसकी 2 राजधानी है। शिमला इसकी गर्मी की राजधानी है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यही क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षर राज्य बनाने के लिए न्यूनतम कितनी साक्षरता होनी चाहिए? आपको पता था 95%। अगले क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? देखिए जिसकी आबादी 1 लाख से कम है उसकी लिस्ट एक अलग है, जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है उसकी लिस्ट अलग है। उसमें आपको पता ही है इंदौर हमारा फर्स्ट आता है। 8वीं बार लगातार वो हमारा इंदौर फर्स्ट आया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 लाख से कम वाले डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें जो फर्स्ट आया है वो है हमारा देवास। देवास पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। और इसी तरह सेकंड नंबर पर आया है हमारा परवाणु, ये है, इसकी ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट आपका देवास है, इसका आंसर भी देवास है। अब बात करते हैं ये जारी कौन करता है? NCAP। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये 2019 में लॉन्च हुई थी। जो रैंक डिसाइड करता है वो AQI के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। 130 शहरों का सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें की लिस्ट निकलती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 CPA इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस। CPA मतलब होता है हमारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसका 11वां समिट कहाँ हुआ? सबसे पहले जानते हैं कि इस समिट को किसने उद्घाटन किया। ये कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने, जो CPA इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है
जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनकी संसदीय संस्थाओं को जोड़ता है। इसका मेन गोल होता है डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना। मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं आपस में मिलती हैं, उनकी संसदीय संस्थाएं, जो उनके लीडर्स होते हैं वो मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सीपीए के बारे में। सीपीए जो फॉर्म हुई थी 1911 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर वो लंदन में होता है। तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारा बेंगलोर में। और इस बार जो उसकी थीम है वो है विधानसभा के सदनों में वाद विवाद और चर्चाएं, जन विश्वास का निर्माण और जन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु। ये इसका टॉपिक है। तो ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, किन आधार पे अपना डाटा बनाता है? ये चार ऑप्शन हैं आपके। इसकी फुल फॉर्म ये है नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। क्या होता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है नीति आयोग और यूपीडीपी द्वारा। नीति आयोग आप जानते हैं, यूपीडीपी मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूपीडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एमपीआई के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और राष्ट्रीय क्षमताओं को बिल्ड करना। तो इसके जो आयाम होते हैं वो होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन चीज़ों पे अपने ये डाटा तैयार करके एक रैंक निकालती है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा है, एसएचएस 2025 का अभियान किस विषय पे था? ओके, सबसे पहले देखते हैं किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। ये होता है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डीडब्ल्यूएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यह अभियान स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक, ये जो हमारा स्वच्छता ही सेवा है अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थलों और गलियों पार्कों में सफाई की व्यवस्था करना, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, घर घर जाकर कचरा का प्रबंधन और जन भागीदारी। इससे सरकारी अधिकारी, स्वयंसेवक, छात्र, ये सब एक तरह से एक रैली टाइप निकालते हैं। इससे यह सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। क्या क्या आपको बताया, मोहल्ले गांवों की सफाई होती है, सार्वजनिक स्तरों पर कचरा का प्रबंधन किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, जागरूक रैलियां होती हैं, प्रायोगिक परीक्षा होती हैं। तो इस अभियान में ये सब होता है। ये जिसका इस बार विषय है तो इस बार जो इसका विषय है स्वच्छता उत्सव के नाम से इस बार ये मनाया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कब स्थापित हुई थी? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये स्थापित कब हुई थी? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, उनका प्रबंधन करना और उनके उल्लंघनों की निगरानी करना। मेन पर्पज है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, प्रमोट दैम एंड मॉनिटर दैम। ओके, यह परिषद यूएनसीएचआर की जगह ली है। 1946 में इस आयोग का गठन हुआ था, लेकिन पक्षपाती रवैया ना होना, मानवाधिकार का उल्लंघन होते रहना और क्रेडिबिलिटी ना रहना, विश्वसनीयता ना रहना, तो इसकी वजह से यूएनसीएचआर को चेंज करके यूएनएचआरसी कर दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है और इसमें 47 कंट्रीज हैं। तो ये इसका जो आंसर है स्थापित कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी 2006 में, और 1946 में इस संस्था की स्थापना हुई थी, जिसकी जगह किसने ली? हमारी यूएनएचआरसी ने ली। तो इसका सही आंसर है 2006। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओके, तो इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है, यूएनएचआरसी 60वां शर्त है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हमारा जिनेवा में आयोजित हो रहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आईसीसी द्वारा हाल ही में महिला क्रिकेट में किस अभियान की शुरुआत की गई? एक ये हमारी महिला क्रिकेट टीम है, इसमें एक अभियान की शुरुआत हुई है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। आईसीसी ने विल टू विन नाम का एक अभियान लॉन्च किया है, जो महिला क्रिकेटरों की सफलता के पीछे छुपे बलिदान, मेहनत और मानसिक ताकत को दर्शाता है। इस अभियान में भारत की, इसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम्स है जहाँ महिला क्रिकेट खेलती हैं उन सबकी सब मेंबर्स इसमें शामिल हुए हैं। जैसे भारत की स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत जो कप्तान है इस टाइम, ऑस्ट्रेलिया की एलिरो पेरी, श्रीलंका की चमारी अठापत्तू, इंग्लैंड की नेट साइबरवेट समेत अन्य प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। विल टू विन अभियान आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को प्रमोट करने और महिला क्रिकेटरों के संघर्ष और दृढ़ता सफलता की कहानी दुनिया तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया है। तो किस अभियान की शुरुआत करी है? तो विल टू विन इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं 2025 में जो ये वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का, इसका जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो इंडिया एंड श्रीलंका कर रहे हैं। ये नॉर्मली ये हर 4 साल में वर्ल्ड कप होता है। टोटल इस बार 8 टीमें हैं। इंडिया टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है महिला टीम ने, लेकिन 2005 और 2017 में ये रनअप रही थी, मतलब फाइनल में पहुंची थी। और जो भारतीय टीम की कप्तान है मैं आपको बताया हरमनप्रीत कौर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहली डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय, तो बात करते हैं थोड़ा सा क्या है ये। तो इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है आदि संस्कृति।
ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है। इन्होंने इसका एक बीटा वर्जन लॉन्च किया है जिसमें ये चाहते हैं कि ट्राइबल्स की कला, संस्कृति, क्राफ्ट, नॉलेज सिस्टम को एक डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जाए। और ये चाहते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो हेरिटेज के साथ जुड़ें और लाइवलीहुड अच्छा, उनका जो जीवन स्तर है अच्छा हो सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है आदि संस्कृति। किस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदि संस्कृति। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हमारे मनमोहन सिंह जी हैं। ये 1932 से 2004 तक इन्होंने अपनी सेवाएं भारत को दी हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अवार्ड का नाम है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ये एक पुरस्कार है जिसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन हैदराबाद द्वारा आर्थिक इकोनॉमिक्स में महान योगदान देने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मनमोहन सिंह जी की पत्नी गुरशरण कौर ने यह पुरस्कार उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। अगर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में, तो ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे 82 से 85 के बीच में। फिर 1991 से 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। इन्होंने हमारा एलपीजी सिस्टम 1991 में, जिसे कहते हैं कि भारत ने दूसरे देशों के लिए अपना बाजार खोल दिया था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। एलपीजी मतलब लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद 2004 से 2014 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इनकी जो मुख्य नीतियां हैं, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित कराना, उसमें इनका बहुत बड़ा मेन रोल था। आरटीआई एक्ट, सूचना के अधिकार की व्यवस्था, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बड़े पैमाने पर गरीब आवासियों के अनाज सब्सिडी। इन चीज़ों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, और एलपीजी इनका एक बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। तो बात करते हैं, इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? तट हमारा कोस्ट गार्ड, ये हमारा कोस्ट गार्ड का लोगो है। कोस्ट गार्ड से हम क्या समझते हैं? वो सुरक्षा बल जो समुद्र और तटीय इलाकों की सुरक्षा करते हैं। ये हमारा बॉर्डर है। नेवी हमारे समुद्र की रक्षा करती है, और तट रक्षा हमारे तटों की रक्षा करते हैं, जिससे कि समुद्र और तटीय इलाकों की सुरक्षा करते हैं, जैसे समुद्र डाकू को रोकना, तस्करी रोकना, जरूरत पड़ने पर बचाव कार्य में भी इनका यूज, ये अपनी सेवाएं देते हैं। तो बात करते हैं, इनका शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, चेन्नई। यह एक इंटरनेशनल समिट होने वाला है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के तट रक्षक बल एक साथ आते हैं। अलग अलग देशों के कोस्ट गार्ड अपने अनुभव और तकनीकी साझा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं, ये हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, और बात करते हैं स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। सदस्य इस टाइम 68 कंट्रीज हैं, जिसमें से 49 एशिया से हैं, बाकी अमेरिकन और यूरोप कॉन्टिनेंट से हैं। उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत के क्षेत्र में गरीबी कम करना, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा सुधारना। कार्य कैसे करता है? ये देश कंट्रीज को लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंट देता है। अध्यक्ष इस टाइम जो है जापान से। नॉर्मली एशियन डेवलपमेंट बैंक में जितने भी चेयरमैन सब जापान से आए हैं, एक ये रीति चलती आई है, इस बार भी जापान से ही है। भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है और चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनीला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। 1949 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकार किया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 1953 में हर साल से 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाने लगा। क्यों मनाते हैं? जिससे कि महत्व को बढ़ाया जा सके हिंदी के, लोग अपनी मातृभाषा और राजभाषा के प्रयोग में इंटरेस्ट लें। विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिता, चर्चाएं के जरिए हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी भारत की राजभाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या अंतर होता है दोनों में? राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में। राजभाषा का मतलब है कि सरकार अपने दफ्तरों में, संसदों में, कोर्ट में, प्रशासनिक कामों में राजभाषा का यूज करेगी। भारत में इस टाइम दो राजभाषाएं, अंग्रेजी और हिंदी का यूज किया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी को, दोनों को राजभाषा का दर्जा मिला है, यानी सरकारी कामकाज में हिंदी और इंग्लिश को यूज किया जा सकता है। अगर बात करें राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा इसका मतलब होता है कि कोई एक भाषा जिसे पूरे देश का प्रतीक मानकर राष्ट्रीय पहचान दी जाए। जैसे पाकिस्तान में उर्दू है, श्रीलंका में सिंहला है, तमिल है, लेकिन भारत ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया है। तो इसका अगर बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 14 सितंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 14 सितंबर अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई मंत्री, आप देख सकते हैं एआई मंत्री का नाम दिया। एक वर्चुअल है, रियल नहीं है, ये एक वर्चुअल मंत्री है। क्या नाम दिया गया है? तो बात करते हैं थोड़ा सा अल्बानिया कंट्रीज के बारे में। अल्बानिया हमारा पड़ता है, हमारा ये ग्रीस, साइबेरिया, ये बुल्गेरिया,
इधर यूक्रेन है, ये हमारा ब्लैक सी है, ये इस देश का फ्लैग है। अल्बानिया यूरोप का एक छोटा खूबसूरत देश है जहाँ पहाड़ हैं, समुद्र है, ऐतिहासिक स्थल हैं। राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ इसकी राजधानी का नाम है तिराना। भाषा अल्बानियन बोली जाती है यहाँ पे। प्रकार एक ये पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। मुद्रा यहाँ पे लेक चलती है। थोड़ी सी देखेंगे 1912 में यहाँ पे ऑटोमन का साम्राज्य था। 1912 में वहाँ से इन्हें आज़ादी मिली। फिर 1946 से 1991 तक कम्युनिज्म इस देश में रहा। फिर 1991 के बाद लोकतंत्र में बदला, विकास की राह पर चल दिया। अब बात करते हैं एआई के बारे में। क्या हुआ है एआई, इसमें माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की तकनीक का यूज़ किया गया है। भूमिका, ये डीएलएस का नाम रखा गया है। ये पब्लिक टेंडर्स जो होते हैं उनकी प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त की गई है। ये एक वर्चुअल अवतार है जिसे पारंपरिक अल्बानियन पोशाक में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा डीएलएल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने कितनी धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर मान्यता के लिए अस्थायी ध्यान दीजिएगा, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। बात करते हैं थोड़ा सा कौन कौन से 7 धरोहर को शामिल किया गया है, जिसमें ये 7 लिस्ट आप देख सकते हैं। तिरुमल हिल्स, भीमिली, लाल रेत के टीले, ये कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मेघालय के युग की गुफाएं, ठीक है। प्राकृतिक महंगी सूची अभी स्थायी है, टेंटेटिव है। इसका मतलब है कि भारत ने इन संपत्तियों को यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए प्रस्तावित किया है। अब इनका पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। अगर ये सही उन्हें लगता है तो ये लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर है 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व सागौन सम्मेलन, वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस 2025 पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हो रही है? बात करते हैं होता क्या है। सागौन, जिसे टीक बोलते हैं, एक बहुत ही मूल्यवान लकड़ी है। यह फर्नीचर, जहाज, फ्लोरिंग और लकड़ी के अन्य मतलब ये लकड़ी की प्रीमियम ब्रांड में आती है और इसकी मांग बहुत है दुनिया में। अलग अलग देशों के सागौन उत्पादक और व्यापारी मिलकर अपना अनुभव साझा करते हैं। सम्मेलन में यह देखा जाता है कि छोटे किसान कैसे सागौन उगाकर आय बढ़ा सकते हैं। नए सागौन के बीज, पौधे, जलवायु अनुकूल तकनीक आदि पर शोध में डिस्कशन होता है। मतलब मिलते इसलिए हैं कि सागौन को कैसे बढ़ाया जाए, उससे कैसे प्रॉफिट लिया जाए, छोटे लोगों तक कैसे सागौन पहुंचाया जाए, इस चीज़ को लेकर सम्मेलन होता है। सम्मेलन में इस बार 41 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। केरल राज्य की अगर हम बात करते हैं तो सागौन खेती में विशेष स्थान है। नीलांबूर में स्थित विश्व का सबसे पुराना सागौन बागान है। इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। तो बात करते हैं कहाँ हो रहा है। ये हमारा हो रहा है कोच्चि, केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2025 का अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 18th किस थीम पर मनाया गया। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस होता क्या है। अगर हम बात करते हैं 15 सितंबर को यूएन द्वारा 2007 से स्टार्ट किया गया था। क्यों मनाया जाता है? लोकतंत्र के महत्व को समझाने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए। सभी नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी, न्याय, स्वतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका जो आंसर है 19 का वो सी है, फ्रॉम वॉइस ऑफ एक्शन। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का आयोजन किस सिटी में हो रहा है? अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। देखते हैं उद्देश्य क्या है। ये जो आयोजन है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले शोध के उपयोग में बदलाव लाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, शोध और उद्योग के बीच पुल बनाना, विशेष क्षेत्रों में विकास करना। CS स्टार्टअप कॉन्क्लेव इसलिए माना जाता है ताकि यहाँ युवा वैज्ञानिक, उद्यमी अपनी नई सोच और शोध को स्टार्टअप्स और उद्योग में बदल सकें, नवाचार बढ़े और रोजगार विकास को बढ़ावा मिले। ये इसका उद्देश्य होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये हो रहा है इस बार लखनऊ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर परत की, ओके, तो बात करते हैं ये दिवस कब से स्टार्ट हुआ। 1924 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। अगर हम थोड़े से पीछे जाते हैं तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, जिससे 1984 में हस्ताक्षर हुए, जिसमें था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ CFC, HFCs को नियंत्रण करने के लिए। उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना, हानिकारक गैस CFC, SCFCs का उपयोग को रोकना और धरती पर यूवी किरणों से धरती को बचाना। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में ये हुआ था। यह 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में अपनाया गया था। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस बचाने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रसायनों जैसे CFC, हेलोन्स, HFC के उत्पादन और उपयोग को धीरे धीरे बंद करना। देखिए 2 प्रोटोकॉल और भी हैं, जैसे कोयोटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। बात करते हैं कोयोटो प्रोटोकॉल 1987 में आया था। कोयटा जापान में हुई थी, लागू 2005 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बाद में इससे काफी देश पीछे हट गए थे, जैसे कि हमारा USA। इसी तरह से पेरिस एग्रीमेंट 2015
ये पेरिस में हुआ था। उद्देश्य था जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होने से बचाना और उसमें 2% की गिरावट लाना, और कोशिश करना कि जो इसकी इंक्रीजिंग कैपेबिलिटी है वो 1.5 डिग्री तक ही रहे। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रोटोकॉल्स, समझौते, सेम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 16 सितंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देश का पहला पीएम मित्रा MITRA पार्क कहाँ स्थापित होगा? क्या मतलब है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। बात करते हैं थोड़ा सा यह योजना जिसमें भारत में टेक्सटाइल उपयोग को वैल्यू चेन के रूप में एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। मतलब ऐसा बड़ा पार्क इलाका कह सकते हैं आप, जहां कपड़े बनाने का पूरा काम एक साथ हो, धागा बनाना, कपड़े बुनना, रंगाई, प्रोसेसिंग तैयार करना, एसेट्रा। मध्य प्रदेश के थार जिले के भैंसालो गांव में कुल 2158 एकड़ जमीन पर ये इंडस्ट्री बनेगी। क्या इसका मकसद है? भारत को टेक्सटाइल हब बनाना। इसमें क्या होगा? फैक्ट्री बनेगी, गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, बिजली, पानी, सड़क, रहने की सुविधाएं बनेंगी, सोलर पावर जैसी हरी भरी ऊर्जा भी इसमें यूज की जाएगी। सरकार का योजना है कि ऐसे 7 देश के अंदर टेक्सटाइल पार्क बनाए। बेनिफिट क्या होगा? रोजगार मिलेगा, कपास उगाने वाले किसानों को फसल यहीं बेचने का मौका मिल जाएगा, भारत कपड़े के उत्पादन में और ऊपर जाएगा, ताकतवर बनेगा और निर्यात बढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है 22 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? अगर हम बात करते हैं क्या है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये रैंकिंग उसके द्वारा की ये रैंकिंग IMD द्वारा जारी की जाती है। बात करते हैं 2025 की रैंकिंग। इसमें टोटल 69 कंट्रीज इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें फर्स्ट स्विट्जरलैंड रहा, सेकंड सिंगापुर, थर्ड हांगकांग। भारत की बात करते हैं तो उसे 41 रैंक मिली है। 2024 की तुलना में 2 रैंक और नीचे खिसक गए हम, पहले हम 39 पे थे। यह एक लिस्ट भी है, ये आप देख सकते हैं रैंक हमारी 21 में हम बहुत नीचे आ रहे थे। क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस को मापा जाता है, मतलब यानी देश कितना सक्षम है कि वह अच्छी अर्थव्यवस्था को चला सके, व्यापार को बढ़ावा दे सके, बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों, एसेट्रा एसेट्रा। अब सिर्फ अर्थव्यवस्था GDP ही इसमें नहीं होती है, अच्छा होना ही काफी नहीं है। सरकार की कार्यक्षमता, व्यापार की सुगमता, बुनियादी संरचना जैसे सड़क, बिजली, इंटरनेट आदि भी इसमें इन्वॉल्व सब होता है। इसमें देखा जाता है कि देश कितना कैपेबल है विकसित होने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है, इंडिया की जो रैंक है वो हमारी 41 है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और मॉरिशस ने किस द्वीप समूह के निकट उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने पर समझौता किया है? बात करते हैं, इसका जो आंसर है वो चागोस द्वीप समूह। कहाँ है ये? हमारा देश, ये श्रीलंका, ये मालदीव और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है। ये 2 आइलैंड है आसपास, एक का नाम है चैगोस, एक का नाम है डिएगो। ये आइलैंड बिल्कुल आसपास है। तो यह पहल भारतीय महासागर क्षेत्र, इंटरनेशनल ओशियन रीजन में रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत को उपग्रह और सैटेलाइट यानों की निगरानी, डेटा संग्रहण और भारतीय महासागर क्षेत्र में निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। यह केंद्र भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह उपग्रहों की निगरानी और डेटा संग्रहण के लिए एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगा। स्थान कहाँ है? मॉरिशस और मालदीव के बीच में है। यहाँ हमारा मालदीव है, यहाँ हमारा मॉरिशस है नीचे। ये भारत के दक्षिण पूर्व में आता है। 60 छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें डिएगो गार्सिया, जिसकी हम बात कर रहे थे, सबसे बड़ा आइलैंड है। ब्रिटेन इसे अपने विदेशी क्षेत्र के रूप में कंट्रोल करता है। ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पे ये ब्रिटिश के यहाँ पे अपना कंट्रोल रखता है। मॉरिशस की बात करते हैं। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, ये इसकी कैपिटल है, भी अपना दावा इस पे करता है। यह सैन्य और रणनीतिक आधार पर खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इंडियन ओशियन में। चलिए बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है चागोस द्वीप समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेट बैंकिंग 2.0 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। नेट बैंकिंग 2.0 एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है जिसे NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसका मकसद है ऑनलाइन भुगतान में आसानी और स्पीड को बढ़ाना। क्या बेनिफिट्स हैं? सभी बैंक एक जगह, अब अलग अलग बैंकों के लिए अलग सिस्टम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिक्योर और फास्ट होगा। इसमें सिर्फ पिन से नहीं, फिंगरप्रिंट और फेस से भी ID के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। बार बार OTP या लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। QR कोड से फास्ट पेमेंट होगी। नई टेक्नोलॉजी, पुरानी नेट बैंकिंग सिस्टम की जगह अब नया और स्मार्ट तरीका अपनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूपातीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय के तहत लॉन्च की है?
बात करते हैं थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। यह निधि 15 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। क्या है ये? इसका उद्देश्य भारत में भू-तापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी के स्रोतों का दोहन करना, ताकि साफ और स्थायी ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। क्यों जरूरी है? इससे हम स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा मिलेगी, पर्यावरण को नुकसान कम होगा और ऊर्जा लंबे टाइम तक भी रहेगी। क्या होता है जियोथर्मल एनर्जी? ये धरती के अंदर से आने वाली गर्मी जिससे बिजली बनाने और गर्म पानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम इसका बात करते हैं किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नवीन एंड नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII भारत का स्थान क्या रहा? बात करते हैं क्या है ये। सबसे मेन चीज, इस रैंकिंग में चाइना पहली बार टॉप 10 में आया है। 10 पे चाइना है, फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। क्या होता है ये? यह रैंकिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी की जाती है। इस बार 139 कंट्रीज थे। भारत ने पिछले 6 वर्षों में निरंतर सुधार किया है। 2020 में 48 पे था और अब 38 पे है। ये क्या बताती है सूची? कौन सा देश नए विचार, तकनीक और उत्पाद बनाने में सबसे आगे चल रहा है? यह देखता है कि सरकार, कंपनियां और संस्थान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही हैं। यह सूची दिखाती है किस क्षेत्र में देश मजबूत और किस में सुधार की जरूरत है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 38। ये एक आप देख सकते हैं लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिलीप कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? थोड़ा सा बात करते हैं। दिलीप ट्रॉफी का जो शुरुआत है वो 1961-62 है। इसका नाम कुमार श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जो 1930 के टाइम पे बहुत फेमस क्रिकेटर थे। दिलीप ट्रॉफी एक मुख्य मकसद रणजी के अच्छे खिलाड़ियों की क्षमता और तैयारी को मजबूत करता है। क्या समझे आप? तो पहले अगर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की, तो इसकी शुरुआत 1934-35 से हुई थी। BCCI ऑर्गेनाइज करता है दोनों को, रणजी और दिलीप को। रणजी में राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संगठन खेलते हैं। दिलीप ट्रॉफी में जोनल टीम्स खेलती हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो बड़ा दिलीप हुआ। तो रणजी में जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो दिलीप में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि रणजी के खिलाड़ियों को की क्षमता और तैयारी को और मजबूत करना। रणजी में खिलाड़ी अपने अपने राज्यों की टीम के लिए खेलते हैं। दिलीप ट्रॉफी में वही खिलाड़ी जोनल टीमों में खेलते हैं। दिलीप ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस और स्किल्स नेशनल लेवल के लिए टेस्ट किया जाता है। जो खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी में अच्छा खेलते हैं उन्हें भारत की राष्ट्रीय टीम में मौका मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो किस साल से स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारा आंसर है 1961 से 62। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिर्ची है सिरारा खोंग हतई मिर्च, GI टैग मिला हुआ है इसे। ये किस राज्य में उगाई जाती है? थोड़ा सा हम देखते हैं। ये मिर्ची हमारी 2021 में इसे GI टैग मिला था और ये हमारे मणिपुर राज्य में उगाई जाती है। यह मिर्च मणिपुर के उखरुल जिले के सिरारा खोंग गांव में विशेष रूप से उगाई जाती है। इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है। स्थानीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह इस मिर्च की विशेषता और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए उस गांव के लोग एक त्योहार मनाते हैं, हेतई फेस्टिवल, जिसमें स्थानीय लोग एकत्रित होकर इस मिर्ची की महत्ता और उपयोगिता का उत्सव मनाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है और यह उनकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। तो बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के साथ औपचारिक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? ये आपने न्यूज देखी होगी। इसका आंसर है सऊदी अरब। क्यों किया? दोनों देशों ने यह तय किया कि यदि एक पर हमला होता है तो दूसरे पर हमला माना जाएगा, यानी यह एक प्रकार का सामूहिक सुरक्षा समझौता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं को सऊदी अरब की रक्षा के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। अभी कराया नहीं है, ये रक्षा मंत्री ने ये इंटरव्यू में कहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा कवच के तहत आ सकता है। भारत पे क्या है? भारत पे क्या असर होगा? परमाणु खतरा। पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा मूव है ये। सीमा तनाव। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद में पाकिस्तान को ज्यादा भरोसा मिलेगा क्योंकि उसके पीछे सऊदी अरब आ गया है। सैन्य गठबंधन समझौता पाकिस्तान को सुरक्षा कवच देता है। राजनीतिक असर क्या होगा? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने से भारत की रणनीतिक प्रभावित हो सकती है। वैसे मिलने से रहा, लेकिन देखते हैं। तो इसका सही आंसर सऊदी अरब है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का विषय क्या था? बात करते हैं क्या है ये। मंथन विषय था इसका विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक रोडमैप। स्थान नई दिल्ली था। 18 से 19 सितंबर में ये मीटिंग हुई थी। आयोजक कौन थे इसके? रक्षा संपदा महानिदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस स्टेट। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग है। उद्देश्य क्या था? रक्षा भूमि प्रबंधन में सुधार करना, डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शासन ढांचे को मजबूत करना, स्थिरता और हरित पहल को बढ़ाना। तो दोस्तों आज का यही हमारा वीकली डिस्कशन था। ये हमारा 11 से 20 सितंबर के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे। अगली बार हम 21 से 30 सितंबर तक के डिस्कशन करेंगे। आपको ये कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ सुधार करूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक किसी नए मंत्र पे। तब तक के लिए धन्यवाद।